हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। आज से हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर की हिंदी होती है व्याकरण। किसी भी भाषा को सही तरीके से पढ़ना, लिखना, बोलना उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भाषा को सही तरीके से पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है? अंग्रेजी भाषा को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं बोलूं, मेरे से कोई बड़ा है और मैं उसको बोल रहा हूं तुम इधर आओ, क्या ये सही है? आप अपने पापा से कह रहे हैं इधर आके बैठो, तुम इधर आओ, क्या ये सही है? नहीं। हालांकि इसका मतलब पता चल रहा है कि हम हमारे से कोई बड़ा एक व्यक्ति है, हम उससे कह रहे हैं कि यहाँ पे आके बैठना है उसको, लेकिन क्या ये बोलने का तरीका सही है? नहीं। कौन बताएगा कि सही तरीका क्या है? व्याकरण। बात क्लियर है? एक लड़का जा रहा है, मैं उससे कह रहा हूं तुम कहां जा रही हो, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कौन बताएगा? ये व्याकरण बताएगा कि उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। लड़का है तो क्या प्रयोग करना चाहिए, लड़की है तो क्या प्रयोग करना चाहिए, एक लोग हैं तो उनके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं तो उसका व्याकरण हमको बताता है कि उस भाषा को किस तरीके से बोला जाए, और जो चीजें हम बोलते हैं वही फिर हम लिखते हैं। बात क्लियर है? तो किसी भी भाषा को, अगर हम हिंदी भाषा को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, और अंग्रेजी भाषा को अगर हम सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। एक बहुत कॉमन चीज आपको बताता हूँ, खासकर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं यूपी में हम लोग को बेसिकली दो लैंग्वेज अगर आती हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, हिंदी और इंग्लिश। और 90% केसेस में, 90% जगहों पर हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण बिल्कुल एक तरीके से समान हम मान सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी भी एक व्याकरण का अच्छे तरीके से नॉलेज है, या हिंदी व्याकरण या अंग्रेजी व्याकरण, तो फिर हमारा दोनों काम बन सकता है। हम हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा को भी सीख सकते हैं और अंग्रेजी भाषा को भी सीख सकते हैं। अभी जब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं तो जितनी भी चीजें, अगर मैं सब चीज आपको इंग्लिश में डिफिनीशन बता दूं तो आप हो सकता है सारे डिफिनीशन को याद कर लें, लेकिन कभी भी आपको अच्छा फील नहीं आएगा। और अंग्रेजी ग्रामर को हमेशा जैसे आप पहले याद करते थे आज भी याद करते रहेंगे, मैं नहीं चाहता। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए मैं हिंदी व्याकरण का प्रयोग करूंगा, और जो भी चीजें हिंदी व्याकरण के लिए जो चीजें मैं बताऊंगा सेम टू सेम इंग्लिश व्याकरण के लिए भी वो फॉलो होती है। बात क्लियर है? एक बार हम सिलेबस की जानकारी रखते हैं। खासकर ये जो पूरा सीरीज रहेगा वो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पूरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, और ये कौन से क्लास के बच्चे देख सकते हैं? ये क्लास 2 से लेकर क्लास 10th तक कोई बच्चा इस वीडियो को देख सकता है और इसका फायदा ले सकता है। ठीक है, एक बार सिलेबस की जानकारी लेते हैं। मैं एक ऐसा सिलेबस नहीं बता रहा हूं जो बिल्कुल लिखित है और हमको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है, नहीं। मैं एक ब्रॉड वे की जानकारी देता हूं, मैं एक ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको पढ़ना होता है ग्रामर में अल्फाबेट। सबसे पहले हमें अल्फाबेट का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड, हमको सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ, हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस के बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें सिंथेसिस और सिंटैक्स का नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जैसे लेटर्स, एसे राइटिंग, फिगर ऑफ स्पीच, क्लाज, फ्रेज। लेकिन मैं अभी केवल अल्फाबेट से लेकर और ट्रांसफॉर्मेशन तक की चर्चा करूंगा। और
अल्फाबेट से ट्रांसफॉर्मेशन तक यही कक्षा 10 तक का यूपी बोर्ड का सिलेबस है। इसका मतलब अगर आपको अल्फाबेट, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन का अगर नॉलेज है तो कक्षा 10 जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक और भी हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ब्रॉड वे में अगर सिलेबस की चर्चा करें तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो है पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस का नॉलेज है तो बाकी सारे जितने भी टॉपिक का मैं नाम लिया हूं सबका बेस तैयार होता है। इसका मतलब अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस का नॉलेज नहीं है तो बाकी सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते। ट्रांसफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हम टेंस का ही तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जितने भी टेंस हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं आपको बोलूं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है मतलब एक वाक्य को दूसरे रूप में बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको 2 चीजें पढ़नी होती हैं कक्षा 10 तक। क्या क्या? एक एक्टिव पैसिव वॉइस और दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब एक रूप को दूसरे रूप में बदलना। तो हम जितने भी टेंस हमारे हैं, हम टेंस को ही एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और टेंस को ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? इसका मतलब पूरे सिलेबस में हमें मेन फोकस करना है पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट से। अगर आप जितने भी वीडियो इस सीरीज में आएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। आप केवल ध्यान से देखिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट के बारे में। तो इंग्लिश में हमारे कुल कितने अल्फाबेट हैं? 26। कितने अल्फाबेट हैं? 26। हिंदी में जिस तरीके से हम स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। जिस तरीके से हिंदी में स्वर होते हैं, इंग्लिश में उसी तरीके से वावेल होते हैं। हम हिंदी में स्वर पढ़ते हैं 11 ना, अ, आ, ई। उसी तरीके से जो ए, ध्यान से देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये हमारे वावेल्स हैं। क्या है? वावेल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? किसी की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्वतंत्र है, किसी का आवश्यकता नहीं जिसको। क्या मतलब है इसका? ए, आप बोलिए ए, ई, आई, ओ, यू। जब आप ए बोलते हैं ना तो केवल ए की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब आप ई बोलते हैं तो आपको केवल ई की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब आप आई बोलते हैं तो केवल आपको आई की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब आप ओ बोलते हैं तो केवल ओ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब आप यू बोलते हैं तो केवल यू की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये 5 हमारे वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे मैं बोलूं अ, आ, तो जब मैं ए बोलता हूं तो केवल ए की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, अब देखिए बाकी मैं कोई कॉन्सोनेंट लिखता हूं, बी, सी, डी। मैं बोलता हूं बी, बी, मैं बोल रहा हूं बी, लेकिन अंतिम में क्या सुनाई पड़ रहा है? तो सोच के बोलिए, तो फिर से बोलता हूं बी। मैं बोल रहा हूं बी, लेकिन अंतिम में क्या सुनाई पड़ रहा है? सोच के बोलिए तो बी। आप भी बोल के देखिए तो एक बार, बी। अंतिम में क्या आ रहा है? बिना बुलाए ई आ रहा है क्या? फिर से बोल के देखिए, सी को बोलिए सी। मैं बोल रहा हूं सी, लेकिन अंतिम में क्या आ रहा है? ई। डी को बोलिए तो डी, अंतिम में क्या आ रहा है? ई। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं डी, लेकिन बिना बुलाए ई आ जा रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूं बी, लेकिन बिना बुलाए कौन आ जा रहा है? ई। मैं बोलना चाह रहा हूं सी, लेकिन बिना बुलाए कौन आ जा रहा है? ई। बात क्लियर है? इसका मतलब बी को बिना वावल्स की सहायता से बोला नहीं जा सकता। जिस तरीके से जब मैं बोलता हूं अ तो केवल ए का उच्चारण आता है, लेकिन जब मैं बोलता हूं क, क्या बोला? क। मैं बोलना चाह रहा हूं क, लेकिन अंतिम में क्या आ जा रहा है? अ। इसका मतलब
जो व्यंजन होते हैं, जो कंसोनेंट, मैं हिंदी व्याकरण से इसलिए तुलना कर रहा हूं बार बार क्योंकि हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होता है, और अगर आप उससे रिलेट करेंगे ना तो आपका देखिए दो काम बन गया। एक तो हमें उससे संबंध निकालने में आसानी हुई, और दूसरी बात ये कि हमें अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण एक साथ समझ में आ रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो वावल्स कौन है? स्वतंत्र हैं, स्वर हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंसोनेंट क्या है? जिनको बोलने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बात क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको वावेल और कंसोनेंट में पता होना चाहिए। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी जो ये वीडियो पहला वीडियो है इसमें हम पूरे सिलेबस की एक डिटेल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फील दिलाना चाहता हूं कि सिलेबस बहुत प्रिसाइज है, ग्रामर का जो सिलेबस है बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटा है, बस हमें उसे टेक्निक से सीखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, मैं एक ओवरव्यू, एक भूमिका बांधने वाला हूं, और जैसे ही हमको ये फील आ जाएगा कि हाँ ये तो यार बहुत आसान है, ये मैं पढ़ सकता हूं, बस उसी दिन आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और उसके बाद एक एक टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और केवल अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। अब देखिए, पता है अल्फाबेट को जोड़कर क्या बनते हैं, जैसे A to Z जो है ये अल्फाबेट ही तो है, तो एक अल्फाबेट मैंने ले लिया B, और एक अल्फाबेट ले लिया O, और एक ले लिया Y, तो क्या बन गया? बॉय। ये क्या बन गया? वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, मतलब अल्फाबेट को जोड़कर क्या बन गया? वर्ड। लेकिन इन्हीं अल्फाबेट को मैं बोलूं O B Y, मैं लिखा O B Y, क्या ये कोई वर्ड है? क्या नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से अल्फाबेट को रखने से वर्ड मिलता है, सही तरीके से। यहां पर भी अल्फाबेट रखे गए हैं लेकिन कोई वर्ड नहीं बना, यहां पे मैंने अल्फाबेट को सही तरीके से रखा, हमें क्या मिल गया? वर्ड। अब देखिए, अल्फाबेट से बनते हैं सिस्टमेटिक तरीके से वर्ड, और वर्ड को सही तरीके से, सही क्रम से रखने से बनते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या मतलब है? अगर कई सारे वर्ड को आप जोड़ दीजिए और उनका कुछ अर्थ निकले, तो हम उसे कहेंगे सेंटेंस या वाक्य। जैसे मैं बोलूं राम स्कूल है जाता, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अर्थ पता चल जाए, लेकिन क्लियर सेंस पता चल रहा है क्या? क्या एकदम क्लियर कट कोई आइडिया पता चल रहा है क्या? क्या बिल्कुल इसका भाव क्लियर है क्या? नहीं, इसका भाव क्लियर नहीं है। लेकिन क्या ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहे हैं क्या? क्या छोटे छोटे शब्द जुड़ रहे हैं क्या? हाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। इसलिए राम है स्कूल जाता ये वाक्य नहीं है, राम है स्कूल जाता ये वाक्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, राम है स्कूल जाता, ये यहां पे कई सारे शब्द आ रहे हैं, राम एक शब्द है एक शब्द है, स्कूल शब्द है, जाता शब्द है, लेकिन इनका पूरा कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अभी देखिए, इन्हीं शब्दों से मैं लिखता हूं राम स्कूल जाता है। अब देखिए, यहां पर भी वर्ड है, यहां पर भी शब्द है, राम स्कूल जाता है, लेकिन इस वाक्य और इस वाक्य में क्या अंतर है? इस वाक्य का कोई भी
क्लियर सेंस नहीं बन रहा है, इस वाक्य का बिल्कुल क्लियर सेंस बन रहा है, इनका अर्थ निकल रहा है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये एक वाक्य है और ये कोई वाक्य नहीं। बात क्लियर है। इंग्लिश में क्या है, सेम इसी तरीके से अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड भी होने चाहिए, मतलब कई सारे शब्द होने चाहिए और उनका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। बात क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखा राम गोज टू स्कूल। और मैं लिख रहा हूं गो इज गो राम टू स्कूल। देखिए या पहले वाले वाक्य में, इसको मैं पहला वाक्य कहता हूं, इसको दूसरा। पहले वाले वाक्य में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर राम गोज टू स्कूल, यहाँ पे 4 शब्द आ रहे हैं और एक सेंटेंस बन रहा है और इसका अर्थ निकल रहा है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। लेकिन अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, गो राम टू स्कूल, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए पहला वाक्य सेंटेंस है, दूसरा वाक्य सेंटेंस नहीं। मुझे आशा है कि आपको सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। ठीक है, अभी डिटेल तो इसका क्लासिफिकेशन, सेंटेंस का क्लासिफिकेशन, सेंटेंस के पार्ट की जानकारी, हम सेंटेंस के 2 पार्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। अभी हम ओवरव्यू जानना है, तो हमने 2 चीज का ओवरव्यू जाना, पहला अल्फाबेट का और दूसरा सेंटेंस का। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे ग्रामर का बेस है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो अभी हम डिटेल में एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, मतलब कोई वाक्य बनेगा कैसे, कोई वाक्य की संरचना कैसे होगी, कोई वाक्य बना हुआ है उसमें कौन सा वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, उसका भाव क्या है, ये सब जानकारी हमें कौन देगा, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, और इसमें कोई भी सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं वो एक अलग अलग कार्य करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, और सेंटेंस को भाव देने के लिए अलग अलग अपना कार्य करते हैं। कौन सा वर्ड क्या कार्य करेगा, कौन सा वर्ड कब आएगा, ये सब चीज की जानकारी हमें कौन देगा, पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स की बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एकदम ध्यान सुनिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद कभी भी आप डिफिनीशन नहीं याद करेंगे, आपको फील आएगा नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है, वर्ब क्या होता है। आपको आज के बाद एक अच्छा फील आएगा इनके बारे में, आप डिफिनीशन के पीछे नहीं भागोगे। आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखते हैं नाउन होता क्या। तो पहले हम डिफिनीशन नहीं देखते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, ये हम नहीं जानते, ये हम रट चुके हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में नाउन की आवश्यकता क्या है।
अगर नाउन ना रहे हमारे जीवन में तो क्या ऐसी कौन सा प्रलय आने वाला है? सुनिए, ध्यान सुनिए। आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और मैं किसी को अगर इस तरीके से आपकी क्लास में सर बुलाते हो किसी को, एक सुनो बाबू तुम इधर आओ, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जब सर बुलाते हैं इधर आओ, तो आपको लगता है मुझे तो नहीं बुला रहे हैं, आपके बगल वालों को भी लगता है कहीं मुझे भी तो नहीं बुला रहे हैं। ये हाथ जिनके तरफ जाता है सभी लोग को लगता है कि मुझे तो नहीं बुला रहे हैं। अगर एक साथ 10 लोग खड़े हैं और बाहर कोई सड़क पे कोई आदमी बुला रहा है, ए सुनो तो, किसको बुला रहा है 10 में से? पता है। अब एक और कंडीशन सुन लीजिए। मान लिया आपके पिताजी आए हुए हैं ऑफिस में और आपका नाम नहीं दिया गया, आपका कोई नाम नहीं और आपके पिताजी का भी कोई नाम नहीं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से कोई ऑफिस का आदमी आएगा और आपको बुला के ले जाएगा। आप सोचिए एक बार कि आपका कोई नाम नहीं है, आपके पिताजी का भी कोई नाम नहीं है और कोई आदमी किस तरीके से आएगा और आपको क्लास से बुला के ले जाएगा। दिक्कत है कि नहीं? या आपके पास बहुत सारे सामान है और मैं आपसे बोलूं वो देना मुझे, क्या देना? आपके पिताजी कह रहे हैं जाओ दुकान से वो लेते आओ, क्या लेते आओ? आपके पिताजी कह रहे हैं जाओ उस गांव चले जाओ, वहां से उनको बुला लाओ। क्या मतलब इन सब चीजों का? इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है और ये सब हमारे लाइफ को जटिल करती जा रही है। उस गांव जाओ और वो चीज लेते जाओ, उस दुकान पे चले जाओ और वो लेते आओ, तुम वो मुझे दे दो, जाओ उसको बुला दो। इन सब चीज का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर हम चीजों को कोई नाम नहीं देते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत जटिल हो जाएगी। किस तरीके से आप उस गांव जाओगे और उनको बुला के लाओगे? किस तरीके से आप उस दुकान पे जाओगे और वो सामान ले आओगे? आप एक बार सोचिए कि किसी चीज को कोई नाम ना दिया जाए तो आप किस तरीके से अपना काम करेंगे? नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्या किया गया? सभी चीजों को, ब्रह्मांड में जितनी भी हमारी आवश्यकता की चीजें थी, एक मनुष्य की आवश्यक की चीजें थी, मनुष्य ने उनको एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? नाम दे दिया और उन्हीं को हम कहते हैं संख्या। तो ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए सभी चीजों को एक नाम दिया है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संख्या। अब देखिए ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है। सबसे पहले तो हमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्यक्तियों से। हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति से हमारा काम पड़ता है, हमें उससे इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें हमेशा किसी न किसी वस्तु की जरूरत है। कभी मोबाइल की जरूरत है, कभी गिलास की जरूरत है, कभी पानी की जरूरत है, कभी चीनी की जरूरत है। हमेशा किसी न किसी वस्तु की जरूरत हमको पड़ती है, तो वस्तुओं को भी नाम दे दीजिए। और किसकी जरूरत पड़ती है? और हमें स्थान की जरूरत पड़ती है हमेशा। वहां जाके उस दुकान से क्या मतलब है? कोई बोले जाओ खलीलाबाद से ये सामान लेते आओ, जाओ खलीलाबाद से टीवी खरीद लाओ, बिल्कुल क्लियर है। कोई कहे जाओ वहां से वो चीज लेते आओ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब 3 चीजें तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला, हमें किसी व्यक्ति से हमेशा संपर्क में रहना पड़ेगा। दूसरा, वस्तुओं का नाम देना पड़ेगा। और तीसरा, स्थान का। अगर इन 3 चीजों का ब्रह्मांड में नाम दे दिया जाए तो हमारा काम क्या हो जाता है? आसान। और इन्हीं को क्या कहा गया? संज्ञा। तो आज के बाद कभी भी संज्ञा नहीं याद करना कि संज्ञा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बिल्कुल सही डिफिनीशन है, लेकिन आप ये जानिए कि संज्ञा आया क्यों, संज्ञा की आवश्यकता क्यों है, संज्ञा क्यों हमारे जीवन में है। तो संज्ञा इसलिए हमारे जीवन में आया ताकि हमारे काम को आसान कर सके। ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य की आवश्यक की चीजें थी सभी को क्या कर दिया गया? एक नाम दे दिया गया। उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा। बात क्लियर है? ठीक है। क्लासिफिकेशन और इसकी डिफिनीशन सब कुछ हम लिखेंगे, सब कुछ मैं आपको लिख पाऊंगा जब एक एक टॉपिक नाउन का एक अलग वीडियो इस तरीके से जब बनेंगे तो डिटेल क्लासिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है। अभी बस समझिए कि ये चीजें होती क्या। सेकंड, हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। प्रोनाउन की डिफिनीशन आपने याद किया होगा, the word which is used on the place of a noun is called pronoun। हिंदी में
ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही डिफिनीशन है, लेकिन आज हम डिफिनीशन नहीं याद कर रहे हैं ना। आज हम ये जानने वाले हैं आखिर में सर्वनाम क्यों आया, आखिर क्या हो सकता थी सर्वनाम की। सुनिए, पता है 2 अक्टूबर का दिन था। स्कूल में मैंने बोला कि सभी लोग चलिए भाषण देना स्टार्ट करिए। एक बच्चा आया और गांधी जी का भाषण इस तरीके से देना स्टार्ट किया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी बहुत महान नेता थे। गांधी जी का जीवन बहुत सरल था। गांधी जी वकालत पढ़े थे। गांधी जी भारत में आगे अंग्रेजों को भगाने में अपना सहयोग दिए। गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया। गांधी जी एक महान नेता के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी जी सरल भाव के व्यक्ति थे। गांधी जी एक डॉक्टर की तरह काम करते थे। गांधी जी गरीबों की सेवा करते थे। क्या उसके भाषण में कोई कमी थी क्या? क्या जानकारी में कोई कमी थी क्या? नहीं, जानकारी पूरी है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप खोज सकते हैं क्या क्या अटपटा है, क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको एक कमी नजर आई होगी, और वो क्या, गांधी जी का नाम बार बार ले रहे हैं। वो गांधी जी का नाम बार बार ले रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है। अगर आपको और भी अगर फील करना है तो अगर कोई बोले कि आपके बारे में 20 वाक्य बोली, मान लिया आपका नाम मोहन है, तो मैं बोलूं मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन सुबह स्कूल जल्दी आ जाता है, मोहन अपने क्लास में बहुत शांत रहता है, मोहन घर से पैदल स्कूल आता है, मोहन घर से खाना लेके आता है, मोहन घर पे पढ़ाई करता है, मोहन स्कूल में भी पढ़ाई करता है, मोहन बहुत शांत लड़का है, मोहन बहुत अच्छा खेलता है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। क्या इसमें कोई अजीब लग रहा है कोई चीज़ क्या? हाँ, इसमें बार बार मोहन का नाम जब लिया जा रहा है ना तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार मत लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने वाले को। और सोचिए अगर बगल में मोहन बैठा है, उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा। इसका मतलब जब भी किसी व्यक्ति का नाम हम बार बार लेते हैं तो ना तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, ना तो जिसका नाम लेते हैं उसको अच्छा लगता है। इसका मतलब अब सोचिए, मान लिया राम कोमल त्रिपाठी के बारे में हमको 10 वाक्य लिखना है, और मैं बोलूं राम कोमल त्रिपाठी एक अच्छे व्यक्ति थे। वे अपने राम कोमल त्रिपाठी बहुत संघर्ष करते थे। राम कोमल त्रिपाठी विद्यार्थी जीवन में बहुत मेहनत करते थे। राम कोमल त्रिपाठी एक संघर्षशील व्यक्ति थे। राम कोमल त्रिपाठी, अब आप सुनिए कि बार बार राम कोमल त्रिपाठी कहा जा रहा है, ये सुनने वाले के लिए बड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अभी आपको क्लियर कट होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अगर सोचिए आपके पिताजी के बारे में अगर 20 वाक्य बोलना रहे और आप 20 बार अपने पिताजी का नाम लें, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। क्या आपके पिताजी बगल में बैठे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं। इसका मतलब किसी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। तो फिर क्या तरीका है? एक बार उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद उसके स्थान पर कोई शब्द लगा दीजिए, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम। सर्व मतलब क्या होता है? सब जगह। नाम मतलब नाम, एक ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्या राम में सभी लोग को राम बुला सकता हूं क्या? नहीं। क्या सभी लोग को मैं श्याम बुला सकता हूं क्या? नहीं। क्या मैं सभी लोग को राम कोमल त्रिपाठी बुला सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन क्या मैं सभी लोग को आप कह सकता हूं? हाँ। क्या मैं सभी लोग को तुम कह सकता हूं? हाँ। क्या मैं सभी लोग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं? हाँ। क्या सभी लोग मैं प्रयोग कर सकते हैं? हाँ। ये सब ऐसे शब्द हैं जो सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए तो इनको सर्वनाम कहा गया है। एक ऐसा नाम जो सभी लोग के लिए प्रयोग किया जा सके, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्यों आया ये भी आपने जान लिया, किसी व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। बात क्लियर कट है? बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात पे आते हैं, वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब कोई भी काम आप करिए वो ही क्रिया है। कोई भी काम करिए वो क्रिया है। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्क, मतलब
कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ब को या क्रिया। जैसे हंसना, रोना, खाना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है और यही वर्ब है। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या देखते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐड मतलब क्या होता है पता है, ऐड मतलब होता है जोड़ना। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर एक व्यक्ति है और उसमें आप कुछ चीजें जोड़ रहे हैं, जैसे उसको अच्छा शर्ट पहना दे रहे हैं, वो उसको घड़ी पहना दे रहे हैं, उसको अच्छा चश्मा पहना दे रहे हैं, उसको अंगूठी पहना दे रहे हैं, उस पर कुछ चीजें जोड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें जोड़ने से क्या हो रहा है, उसकी विशेषता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, विशेषता बढ़ रही है, बस। तो ऐड का मतलब होता है जोड़ना, क्या, उसकी विशेषता जोड़ना। अब देखिए एक है ऐड वर्ब। ऐड मतलब जोड़ना और वर्ब में कुछ जोड़ना है, इसका मतलब कुछ जोड़ने का मतलब बता दिया हो ना, क्या, उसकी विशेषता बढ़ाना। तो ऐड वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता बढ़ाना। किसकी विशेषता बढ़ाना, क्रिया की विशेषता बढ़ाना। इसका मतलब यदि कोई शब्द क्रिया की विशेषता बढ़ा रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऐड वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मैं बोलूं सीता रन्स वेरी फास्ट। सीता रन्स वेरी फास्ट, सीता बहुत तेज दौड़ती है। यहां पे जो तेज शब्द है ना, वो किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की विशेषता। कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है, धीरे दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता। बात क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी शब्द अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तो हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे या एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। यदि कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, यहां पे जो सुंदर शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की। और सीता क्या है, नाउन। इसलिए जो ब्यूटीफुल शब्द है वो सीता की विशेषता बता रहा है और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। बात क्लियर है। यदि कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव या विशेषण, ठीक है। तो सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर ब्यूटीफुल शब्द जो है वो सीता की विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो आपको ये पता है क्या, खलीलाबाद एक रेलवे स्टेशन है, जंक्शन नहीं है। गोरखपुर एक जंक्शन है। बस्ती जो है वो जंक्शन नहीं है, वो रेलवे स्टेशन है। लखनऊ जंक्शन है। तो आपको ये पता है क्या कि जंक्शन और स्टेशन में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखिए, एक बार लिख लेते हैं। देखिए स्टेशन का मतलब ये होता है ना, मान लीजिए खलीलाबाद है जिसका कोड है KLD, तो स्टेशन का मतलब ये होता है कि ट्रेन आ रही है इधर से और यहाँ पर रुकी, कुछ आदमी यहाँ पर उतरे, कुछ यहाँ पे चढ़े और ट्रेन आगे बढ़ गई। बात क्लियर है। और अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में क्या होता है, यहाँ से ट्रेन आती है जाती है, इधर से भी ट्रेन आती है और यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ट्रेन केवल रुक रही है और फिर आगे निकल जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेन इधर से आती है और फिर हो सकता है इधर भी चली जाए, यहाँ से आती हैं इधर भी चली जाती हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ पे बदलते भी हैं और फिर इधर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनें जुड़ रही हैं, यहाँ पे लोग इंटरचेंज भी कर रहे हैं, यहाँ पर केवल रुक रहे हैं लेकिन यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे रास्ते से, छोटे रास्ते से बड़े रास्ते से। इसका मतलब जंक्शन मतलब होता है जोड़ना। जंक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब अब हम अंग्रेजी में क्या जोड़ेंगे, अंग्रेजी में हमारे पास है वाक्य। क्या है, वाक्य। तो यहाँ पे हम किसको जोड़ेंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे।
अब हम देखते हैं आखिर में वाक्यों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, वाक्यों को आखिर क्यों जोड़ा जाए। देखिए, मैं 3 बच्चों की बात कर रहा हूं, राम, श्याम, सोहन। मैं कहता हूं राम स्कूल आता है, श्याम स्कूल आता है, सोहन स्कूल आता है। अब सोचिएगा, 3 लड़के हैं, तीनों के बारे में बता रहा हूं, तीनों स्कूल आते हैं, ठीक है। क्या मैं तीनों वाक्यों को इस तरीके से कह सकता हूं, राम, श्याम और सोहन स्कूल आते हैं। अब देखिए फर्क क्या हुआ, पहले मुझे 3 वाक्य लिखना पड़ रहा था, 3 वाक्य लिखा तो 3 वाक्य बोलना भी पड़ रहा था। अभी मैं तीनों वाक्यों को जोड़ दिया और एक वाक्य बना दिया और मतलब वही रहा। इस समय भी ये पता चल रहा है कि 3 लड़कों के बारे में बात हो रही है और वो स्कूल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर कोई एक काम हो रहा है और 3 अलग अलग कर्ता कोई काम कर रहे हैं तो हम उनको जोड़ के एक वाक्य बना दे रहे हैं, राम, श्याम और सोहन स्कूल आते हैं। जैसे सीता बाजार जाती है, गीता बाजार जाती है, तो मैं कह सकता हूं सीता और गीता बाजार जाती हैं। तो इसका मतलब वाक्यों को जोड़ने से क्या हो रहा है, हमारा नंबर ऑफ सेंटेंस कम हो जा रहा है, वाक्यों की संख्या कम हो जा रही है, और ताकि हमको बोलने में भी आसानी हो और हमको लिखने में भी आसानी हो। तो हम कोई भी नया टॉपिक इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमारा काम क्या हो, आसान हो। अब सोचिए 2 वाक्य का एक वाक्य बन जा रहा है, अगर ऐसे मेरे पास 100 वाक्य हैं तो कितने वाक्य बन जाएंगे, 50, ठीक है ना। तो कंजंक्शन का मतलब समझे, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन। क्या देखने वाले हम लोग, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे 2 वाक्यों से, 2 वर्ड से बना हुआ है ये। एक है प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बता रहा है, उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। जैसे मैं बोलूं बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली मेज के ऊपर है। अब देखिए यहां पर एक ही शब्द पर में, एक ही शब्द है, या तो पर आ रहा है या तो में आ रहा है, लेकिन उस शब्द से बिल्ली की स्थिति जो हो जा रही है वो क्या हो रही है, बदल जा रही है। मैं बोलूं लड़का छत के नीचे है, दूसरे वाक्य बोल रहा हूं लड़का छत के ऊपर है, केवल एक ही शब्द का अंतर हो रहा है, पर या नीचे, और इसी से क्या हो रहा है, लड़के की स्थिति क्या हो रही है, बदल जा रही है। तो यदि कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। बात क्लियर है, ठीक है। लास्ट हमारा एक बचता है इंटरजेक्शन। क्या बचता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन कोई बहुत खुशी की खबर या बहुत खराब खबर, कोई दुख की खबर अगर कोई रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कल आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, कल आपको डीएम बना दिया जाएगा, कल आपको 10 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी खबर है। या मैं बोलूं बाहर एक एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग मर गए, वहां पर एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन पलट गई। तो अगर कोई बहुत खराब खबर आपको बताई जाए या बहुत अच्छी खबर बताई जाए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इंटरजेक्शन का, ठीक है। तो ये ओवरव्यू का एक पहला वीडियो था। जब नेक्स्ट ओवरव्यू का वीडियो आएगा उसमें हम टेंस का पूरा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, ओवरव्यू का इंपॉर्टेंस है कि हमें ये फील हो कि चीजें बहुत छोटी हैं, बहुत आसान है। जब हम एक तरफ से पढ़ते जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता इसका और छोर क्या है,
लेकिन जब एक बार ओवरव्यू हम चीज़ों को जान जाते हैं तो हमको ये डिफाइन हो जाता है कि हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है, अब हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एक बार स्टार्ट करिए कोई चीज़ और पढ़ते जाइए पता नहीं चल रहा है कब तक खत्म होगा। लेकिन अगर हम एक बार ओवरव्यू जान जाते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें इतनी ही हैं और हमको इस तरीके से पढ़ना है। बात क्लियर है? अगर आप क्लास 6 में, तो अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन प्रोनाउन वर्ब का डिटेल अगर आपको पता है तो फिर मोर देन सफिशिएंट है। क्लास 7 में बात की जाए तो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। क्लास 8 की बात की जाए तो जितना आपने क्लास 6 7 में पढ़ा है उसके बाद प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का नॉलेज ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 9th की बात की जाए तो 9th में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच और अगर आप टेंस अगर सीख जाते हैं तो फिर ग्रामर आपके लिए कंप्लीट है। क्लास 10th की बात की जाए तो अगर आप टेंस पार्ट ऑफ स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन में केवल 2 एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप सीख जाते हैं तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। तो देखिए ये कितना अच्छा क्लासिफिकेशन है कि कक्षा 6 7 8 मिला के केवल आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, कक्षा 9 में आपको टेंस पढ़ना है और कक्षा 10 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। देखिए अगर चीज़ों को सही क्रम में पढ़ा जाए तो चीज़ें बहुत आसान है। पूरा साल भर में केवल आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, पूरे साल में केवल आपको टेंस पढ़ना है और 3 साल में केवल आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं। 7th में जाते हैं कुछ चीज़ पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं और जब हम कक्षा 10 में पहुंच जाते हैं तब तो करना ही है, बोर्ड का एग्जाम देना है, तो हम सब पढ़ते हैं एक साथ, सब एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे, टेंस भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम कुछ नहीं पढ़ पाते। इसलिए अगर आप क्लास 6 में हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो खेल खेल में हर चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कक्षा 10 में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास 6 बेसिक से देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल नॉलेज मिलने वाला है। और अभी तो अनुमान यही है कि लगभग 1 महीने विद्यालय बंद रहेगा, इसमें मैं कोशिश करूंगा ग्रामर का एक पोर्शन कंप्लीट हो, खासकर पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल 100% एकदम क्लैरिटी के साथ। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है। कक्षा 10 के बच्चों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत कष्ट होता है यहाँ के गांव के बच्चों को देखकर। यहाँ पर गांव के बच्चे आसपास की चीज़ों से तुलना करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे बगल वाला तो घूम रहा है, चलो हम भी घूम लेते हैं, बगल वाला नहीं पढ़ रहा है, चलो हम भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखे ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शहर में गांव में ही अपने घर के अंदर पढ़ रहे होंगे, आप ये नहीं देख रहे हैं। जब आप बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये नहीं पढ़ा। अभी तक आपकी आदत क्या है, क्लास में पेपर दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आया नहीं पढ़ाया गया, सर पढ़ाया नहीं गया, तुरंत सर आए और क्वेश्चन चेंज करा दिए। बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं आप करिए या ना करिए, कोई मतलब नहीं है पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। और आप गिनिए अपने दिनों को कि फरवरी में हमको बोर्ड का परीक्षा देना है, अभी मेरे पास कितने समय बचे हुए हैं। कुल आपके पास 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है, जिसमें 9th का भी आपने सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया है, 4 से 5 महीना आपने घूम भी लिया है और पूरा कक्षा 10 का सिलेबस आपको पढ़ना है। आप इस तरीके से सोचिए कि 9th का पूरा आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, 4 से 5 महीना आपने घूम भी लिया है और कक्षा 10 के बोर्ड को देने के लिए आपके पास 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है और उसी में आपको पूरा 10 का सिलेबस खत्म करना है। तो अगर इस तरीके से देखा जाएगा बहुत कम समय आपके पास है और रिसोर्सेस आपके पास बहुत कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब स्कूल खुले तो पूरा स्कूल कक्षा 10 के पीछे लग जाए, नहीं, स्कूल को व्यवस्थित होने में समय लगेगा। इसलिए कोशिश करिए कक्षा 10 के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, जितनी जानकारियां किताब से इकट्ठा कर सकते हैं करिए, वीडियो से कर सकते हैं करिए, कुल मिला के सिलेबस आपको खुद से करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।